हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज थर्ड टॉपिक पढ़ाऊंगा फर्स्ट पेपर का, कार्ल मार्क्स का। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन का क्या संबंध है, उसकी पावर क्या है ना, रिलेशन क्या है प्रोडक्शन की, है ना। तो व्हाट इज़ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है, इसको आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन, सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि उत्पादन की क्या प्रणाली है ना। प्रणाली क्या होती है उत्पादन की, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज अबाउट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले बेटा, प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या है, कि लाइवहुड के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो भी क्या कहते हैं, मनुष्य इंडिविजुअल जो भी क्रियाएं करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब जीवन निर्वाह के लिए, मतलब जो भी व्यक्ति, जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्रकृति में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, उनको किस प्रकार बना के वो उनका उत्पादन करता है, और उत्पादन से ही उसके जीवन का निर्वाह होता है। जैसे मकान, लाइक क्या कहते हैं, मकान, और क्या कहते हैं फूड्स, और क्या कहते हैं वस्त्र, यानी क्लॉथ, फूड्स, हाउसेस, है ना। इन सब की जो है वो उसकी जो है क्या है, प्राथमिक चीज़ें हैं, प्राइमरी नीड्स हैं, है ना। प्राथमिक चीज़ें, इसी के आधार पे वो क्या करता, अपने जीवन का निर्वाह करता। लेकिन कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं कि जो अपनी चीज़ों का जो निर्वाह करता है जो व्यक्ति, वो उसका क्या है, इतिहास की भौतिक व्याख्या है ना। इतिहास की क्या है, भौतिक व्याख्या है। फिजिकल हिस्ट्रिज्म की बात करते हैं ये, है ना। वो कहते हैं कि वो 5 युग की बात करते हैं, 5 युग बताए हैं। अब पांचों युग में उन्होंने कहा है कि जो उत्पादन की प्रणाली है वो क्या है, अलग अलग है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो जो उत्पादन की प्रणाली है वो क्या है, उत्पादन की प्रणाली के द्वारा कैसे उत्पादन होता है, हर युग में उत्पादन की प्रणाली अलग अलग है। इसी को कार्ल मार्क्स ने बताया है, उसी को हम पॉइंट वाइज एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। मार्क्स गिव द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, है ना, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, एंड सेड द दैट द चेंज द हैव टेकन प्लेस इन ह्यूमन हिस्ट्री सो फार हैव बीन ड्यू टू चेंज द सिस्टम इन प्रोडक्शन। मार्क्स ने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और कहा मानव इतिहास में अब तक जो भी परिवर्तन हुए हैं, मानव इतिहास में या ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी परिवर्तन हुए हैं, वो किस कारण हुए हैं, उत्पादन की प्रणाली। चेंज द सिस्टम इन प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रणाली से ही क्या है, जो भी परिवर्तन हुआ है वो किस कारण हुआ है, उत्पादन की प्रणाली। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। द मीन्स ऑफ विच पर्सन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड टेक्नोलॉजी सच ए मैकेनिक्स एंड टूल्स, है ना। जिन साधनों द्वारा व्यक्ति उत्पादन करता है उन्हें प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी जो उत्पादन के साधन हमने पढ़ा है पिछले क्या कहते हैं चैप्टर में, क्या कहते हैं, सॉरी, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो मीन्स क्या है उसके, यानी प्रौद्योगिकी क्या है ना। उत्पादन के साधन जो उत्पादन करता है, वो जो उत्पादन करता है उसकी प्रौद्योगिकी क्या है। हर युग में अलग अलग प्रौद्योगिकी है। जैसे हमने बताया था ओरिएंटल कम्युनिज्म में या प्रिमिटिव एरा में जो है क्या था, प्राचीन क्या कहते हैं, प्राचीन साम्यवादी युग में क्या था, टूल्स क्या थे, पत्थर के औजार थे। उसी के आधार पे वो प्रोडक्शन करता था। तो कहने का मतलब इनके ये है, जिन साधनों द्वारा व्यक्ति उत्पादन करता है उन्हें हम प्रौद्योगिकी करते हैं। इसमें छोटे आकार के औजार, वेयर द चेंज इन टेक्नोलॉजी देन आर ए आल्सो चेंज द प्रोडक्शन सिस्टम, है ना। ठीक है बेटा। प्रौद्योगिकी जब परिवर्तन आता है तो उत्पादन के प्रणाली में भी परिवर्तन आता है। यानी कहने का मतलब उनकी ये है कि जब भी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है तो उत्पादन की प्रणाली में भी परिवर्तन आता है।
कहने का मतलब उनके ये है कि मैंने बताया जैसा पहले बेटा आपको कि जैसे प्रिमिटिव युग में पत्थर से क्या करते थे, आगे का जो युग था सेवरी युग, दास युग में मालिक जो दासों के द्वारा कार्य करवाता था। फिर आ गया फेडरल सामंती युग में, है ना, सामंती युग में अर्धदास की बात आती है ना। तो अब कैपिटल में श्रमिक और कैपिटलिस्ट के बीच काम होता है। तो कहने का मतलब हर एक युग में टेक्नोलॉजी निर्धारित करती है प्रोडक्शन सिस्टम को, उत्पादन प्रणाली को। आगे और भी क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। टूल्स हर एक प्रोडक्शन सिस्टम का, हर एक एरा का अलग अलग है, उसी की बात करते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन में, उत्पादन की प्रणाली में, कार्ल मार्क्स साहब। ठीक है। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन मेड बाय टू इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मेड ऑफ टू, वन इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी टूल्स क्या है, उत्पादन की क्या प्रौद्योगिकी क्या है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, और उत्पादन के क्या संबंध है, जैसे कि हमने पहले इसको हम बता चुके हैं, है ना। आप अच्छी प्रकार जानते होंगे उत्पादन क्या का संबंध क्या है, इक्विपमेंट क्या है, टूल्स क्या है, उसके संबंध है। प्रोडक्टिंग इक्विपमेंट इज टेक्नोलॉजी, लेबर, स्किल, है ना। इक्विपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, लेबर जो श्रमिक काम करते हैं, स्किल किसके द्वारा करते हैं, कैसे करते हैं, ये क्या है, ये इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। कहने का मतलब कार्ल मार्क्स के है कि द सिस्टम प्रोडक्शन मेड ऑफ टू, नंबर ए इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की क्या प्रौद्योगिकी है ना, क्या औजार है, दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्या संबंध है उत्पादन के, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट यानी औजार कौन कौन से हैं प्रोडक्शन के, उत्पादन के कौन कौन से औजार हैं, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कैसे होती है, लेबर, श्रम, स्किल, कौशल, किस प्रकार का कौशल दिखाते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे वर्तमान में अब देखा जाए तो कौशल कैसा है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी है, वो एसी का आविष्कार कर दे रहा है ना, उत्पादन हो रहा है ना। मोबाइल का आविष्कार कर रहा है, वर्तमान में देखिए 5G आ रहा है, 4G आ गया है ना। आप फोन का बात करते हैं भाई, उत्पादन की प्रणाली में पहले रेडियो का आविष्कार हुआ, फिर टेलीविजन आया, VCR आया, है ना, और इसके बाद वर्तमान में आप डाउनलोड करके पिक्चर मूवी देख लें। ये भी क्या है, टूल्स हैं अलग अलग एरा के। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब इसके अब इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, स्किल, कौशल, यही सब क्या है, ये कौशल है। ठीक है। अब आगे बात क्या है, प्रोडक्शन रिलेशन, सच ए रिलेशन बिटवीन द गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ एंड बायर्स, है ना, प्रोडक्शन रिलेशन। अब उत्पादन के संबंध क्या है, एक मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन में उत्पादन के क्या संबंध है। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि भाई जैसे एक एग्जांपल दे दिया है, रिलेशन तो हर एरा में अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा एग्जांपल देके वन लाइनर में आपको सब समझा दिया है कि भाई जैसे गोल्ड स्मिथ, सुनार और लोहार के जो लोग होते हैं, जो बायर्स उनसे क्या खरीदारी करते हैं, सुनार से क्या खरीदता है और लोहार से क्या खरीदता है, उनके बीच कैसे संबंध होते हैं। जैसे देखिए आप वर्तमान समय में कैपिटलिस्ट युग में आप भी किसी सुनार के पास जाते हो तो हमें लगता है एक फेमिलियर टर्म्स बन जाते हैं, उसी से आप उत्पादन करते हो, वो अरे सॉरी उसी से आप बायर्स करते हो, लेते हो कोई भी चीज, है ना। एक संबंध हो जाता है ना, एक रिलेशन हो जाता है ना। तो एक मैंने एग्जांपल दिया है कि प्रोडक्शन रिलेशन में क्या संबंध होता है आपका, उसके द्वारा आप यानी उसके बीच जो प्रोडक्शन देता है और जो प्रोडक्शन लेता है उसके बीच क्या संबंध होते हैं, उसी की बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। हर युग में चूंकि आदिम साम्यवादी युग, इसके बाद सेवरी युग आया, फिर फ्यूडरलिज्म युग आया, कैपिटलिस्ट आया, फिर सोशलिस्ट या कम्युनिज्म युग आया, तो सब में अलग अलग संबंध होता है ना बेटा। ठीक है। तो लेट्स आगे हम बात करते हैं। The great feature of system of production is not constant in stage, is always change, है ना। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन की जो उत्पादन की प्रणाली है बेटा, वो कभी कंसेंट नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। उत्पादन की प्रणाली स्थिर नहीं रहती। उत्पादन की प्रणाली क्या है, हमेशा चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ये कहे स्थिर हो जाए, अगर स्थिर हो जाएगी तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए तो कहते हैं कार्ल मार्क्स कि समाज के विकास को उन्होंने यानी हिस्ट्री डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट की 5
एरा बताए हैं उन्होंने, है ना, कि हर एक एरा में अलग अलग प्रोडक्शन होता है, टूल्स अलग होते हैं, उत्पादन के रिलेशन अलग होते हैं, उत्पादन के पावर्स अलग होते हैं, है ना, सबकी बात वो करते रहते हैं। ठीक है बेटा। तो द फीचर ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कंसेंटिंग एट एनी स्टेज इट्स ऑलवेज चेंज, हमेशा परिवर्तन होता रहता है ना। जैसे भाई पत्थर के औजार थे, पत्थर के बाद क्या आ गया, मालिक मजदूर आ गया, सेवरी एज में क्या हो गया भाई, मजदूर सेवरी एज में दास हो गया और मालिक हो गया, है ना। छोटे लैंड पे उसने क्या किया, अधिकार कर लिया और दासों के द्वारा काम करने लगा। इसमें सामंती युग में जो जमींदार थे वो पूरे लैंड के मालिक होते थे और जो उनके दास थे उनके द्वारा वो काम करवाता था। इसी तरह कैपिटलिस्ट युग में, है ना, कैपिटलिस्ट युग में क्या है, पूंजीवादी युग में, पूंजीवादी युग में क्या है, पूंजीवादी युग में है कि भाई जो क्या कहते हैं, जो कैपिटलिस्ट है वो लेबरों के द्वारा अपना काम कराता है, प्रोडक्शन करता है ना। तो अलग अलग एरा में अलग अलग क्या है, उत्पादन की प्रणाली, इसलिए कंसेंट नहीं रहती, क्या रहती, चेंज होती रहती है। ठीक है बेटा, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इज द कोर ऑफ सोसाइटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन द कोर ऑफ सोसाइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों कि जो उत्पादन की प्रणाली है सोसाइटी का कोर है, मूल है, किसी भी समाज का मूल क्या है, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर ये पूछता है एग्जाम में कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की प्रणाली का मूल क्या है, कोर क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू कैन आंसर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ओके, उत्पादन की प्रणाली। ठीक है, अब आगे बात हम करते हैं सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। वन, पावर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन किससे मिलकर बना है, नंबर एक पावर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्ति। उत्पादन की शक्ति में क्या है, रॉ मटेरियल, मशीन, यानी जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में पहला है पावर ऑफ प्रोडक्शन। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन किससे मिलकर बना है, उत्पादन की प्रणाली किससे मिलकर बनी, पावर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्ति। मैंने बताया था उत्पादन की शक्ति, आपको अगला मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, उत्पादन की शक्ति को मैंने बताया था कि जो रॉ मटेरियल होता है वो जब क्या हो जाता है, पक जाता है ना, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मशीन, ये सब क्या है, ये उत्पादन की शक्ति है ना, यानी कच्चा माल से पकने तक, मशीन के द्वारा जो भी कच्चा माल है उसे बनाने तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिलेशन, अब प्रोडक्शन रिलेशन क्या है, यानी उत्पादन के संबंध और उत्पादन की शक्ति द्वारा ही उत्पादन की प्रणाली बनती है। रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल, यानी मैंने कहा ना कि व्यक्तियों के बीच क्या संबंध होते हैं, उसी पे आधारित होती है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्ड कॉल द सब स्ट्रक्चर, इसको कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब आपको सब स्ट्रक्चर मतलब अधोसंरचना, है ना, जो अधिसंरचना निर्धारित करती है अधोसंरचना को। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो जैसी किसी भी सोसाइटी की इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वैसी वो सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर होगा, है ना, अधोसंरचना होगी। अधिसंरचना निर्धारित करती है अधोसंरचना को। मतलब जैसे हम बता दें कि हमारे कॉलेज की अधिसंरचना क्या है, अगर एग्जाम्पल हम अपना दे दें अपने कॉलेज का कि अधिसंरचना हमारे क्या है भाई, अधिसंरचना मतलब जो हमारी उत्पादन की जो प्रणाली है उसमें क्या अधिसंरचना, अधिसंरचना मतलब कि उत्पादन के संबंध और उत्पादन की शक्तियां, मतलब कि जो भी टीचर्स हैं वो किस प्रकार से अपना वर्क करते हैं, क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जिससे बच्चे अच्छे हों, है ना। और टूल्स बहुत सारे हैं, क्या शैली है, किस प्रकार पढ़ाया जाता है, क्या सिस्टम से पढ़ाया जाता है, ये सब टूल्स हैं बेटा। अगर हम अपने कॉलेज का एग्जाम्पल दे दें तो ठीक है ना, क्या क्या टूल्स लगते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जैसे जैसा अगर हम जैसे अच्छा पढ़ाएंगे वैसे बच्चे हमारे क्या होंगे, पास होंगे, आगे जाएंगे, बुद्धिमान होंगे, है ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया सुपर स्ट्रक्चर कि
यानी क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर किसी भी सोसाइटी का तभी अच्छा होगा जब उसका सब स्ट्रक्चर यानी अधिसंरचना अच्छी होगी। अधिसंरचना कैसे मिलकर बनती है? मोड ऑफ प्रोडक्शन से। मोड ऑफ प्रोडक्शन टू पार्ट से, रॉ मटेरियल और मशीन एंड संबंध। तो जैसे ये जितने अच्छे होंगे उतना ही सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर अच्छा होगा। यानी अधिसंरचना सब स्ट्रक्चर जो है सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करती है। ठीक है बेटा, अब आगे हम बात करेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी क्या है। यानी सुपर स्ट्रक्चर क्या है सोसाइटी का? अधोसंरचना जिसको हम कहते हैं, है ना, अधोसंरचना, ट्रेडिशन, लिटरेसी, प्रैक्टिस, रिलीजन्स, साइंस, आर्ट, फिलॉसफी, पॉलिटिकल, सोशल इंस्टीट्यूशन, ईटीसी, है ना। अब ये करके हम बात करेंगे। अब सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ट्रेडिशन, परंपरा। परंपरा कैसी है भाई किसी भी सोसाइटी का? ये डिपेंड करता है मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी अधिसंरचना। मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था? मान लीजिए आप इस समय की हम बात करें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवाद की बात करेंगे, तो ट्रेडिशन धर्म कैसा है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। उत्पादन की प्रणाली कैसी है कि भाई सब लोग जो है क्या कहते हैं, पूंजीवादी युग में अपने काम को भली प्रकार करते हैं, है ना, उसी प्रकार से निर्धारित होता है। परंपरा निर्धारित होती है। अगर प्रिमिटिव सोसाइटी में देखें तो सुपर स्ट्रक्चर सोसाइटी के कैसा है? अगर धर्म की हम परंपरा की बात करें तो परंपरा में यह था कि भाई मालिक जो है, जो क्या कहते हैं उसमें, जो ओरिएंटल सोसाइटी की अगर हम बात करें, साम्यवादी युग की बात करें, उसमें कोई वर्ग नहीं था, वर्गविहीन समाज की बात की जाती थी। ऐसा उसका ट्रेडिशन था। लिटरेसी कैसी थी? कुछ नहीं थी, अलिटरेट लोग थे, है ना। रिलीजन, धर्म, समूहवाद, एक नेचुरल धर्म की बात की जाती थी, प्राकृतिक, जिससे लोग डरते थे उस समय ओरिएंटल सोसाइटी में, है ना। प्रौद्योगिकी क्या? साइंस क्या थी? पत्थर के औजार थे। दर्शन पे आधारित था। पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी नहीं था। जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सब लोग समूह में रहते थे, कम्युनिज्म में रहते थे, है ना। इसी को अगर हम वर्तमान समय में ले लें, वर्तमान समय में सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन का संबंध जैसा रहेगा वैसे सुपर स्ट्रक्चर होगा, है ना। अधिसंरचना होगी। जैसे मान लीजिए साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, रिलीजन की बात करें। साइंस में देखिए आज के युग में नॉलेज साइंस की बात की जाती है और उसी हिसाब से हमारी सोसाइटी गवर्न कर रही है। देख लीजिए, अगर नॉलेज नहीं होती, साइंस नहीं होता, तो क्या हम आपको वीडियो अपलोड करके दे पाते, पढ़ पाते? अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें तो न लिटरेसी थी, न कुछ था, उसमें हम कर पाते? या फ्यूडरल सोसाइटी की बात करें तो ऐसा हम कर पाते? नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के संबंध होंगे, वैसे वैसे क्या है, सुपर स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम देखिए इस समय का अलग है, डेमोक्रेसी है। और वर्तमान में जब हम ओरिएंटल कम्युनिज्म की बात करते हैं, वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। फ्यूडल में सामंती जैसी व्यवस्था थी, है ना। सामंत यानी जमींदार जो लोग थे, स्क्वायर एंड जो फार्मर होते थे, उसके द्वारा वो खेती करवाई जाती थी, ठीक है। सामंत में जब बड़े बड़े लैंड पे सामंतों का अधिकार होता था और जो किसान उस पर खेती करते थे उसका मुआवजा उसे दिया जाता था, है ना, बटाई होती थी फिर। लेकिन मेन लैंड के मालिक कौन होते थे? जमींदार होते थे, है ना। तो ऐसी वहां की टेक्नोलॉजी ऐसी थी। रिलीजन भी उसी तरह होता है, धर्म, है ना। वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशनलवादी और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपने धर्म का गवर्न करते हैं, है ना भाई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती वर्तमान में, क्या हम सेकुलरिज्म की बात करते? नहीं करते, है ना। तो भारत में क्या है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता था। और एंशिएंट सोसाइटी में क्या था, कम्युनिज्म की बात की जाती है, ठीक। तो अलग अलग जो दर्शन, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, लिटरेसी हो, वर्तमान में देखिए लिटरेसी में आप वर्ल्ड, पूरी दुनिया, भारत आगे है लिटरेसी में, है ना। और लिटरेसी रेट हमारे इंडिया का काफी 80.9 है, पहले बहुत कम था।
है ना। तो जैसी जैसी टेक्नोलॉजी होगी और उत्पादन के संबंध होंगे, है ना, और उत्पादन की शक्ति होगी, वैसे वैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो अधिसंरचना है वो क्या होगी, उसका सुपर स्ट्रक्चर वैसा ही निर्धारित होगा, अधोसर। ठीक है बेटा। तो जैसा बेस होगा वैसी, जब कहते हैं ना जैसे मकान की नींव होगी वैसे ही मकान तैयार होगा। यानी मकान का नींव क्या है, अधिसंरचना। और मकान कैसा है तैयार होगा, वह सुपर स्ट्रक्चर, है ना। लाइक लिटरेचर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, रिलीजन, साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल। ठीक है बेटा। चलिए, आशा करता हूं, आई होप दैट यू आर वेल अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तो आगे हम बात करते हैं। मार्क्स सेड दैट 3 are 2 class in each era. Marx said that there are 2 class in era, है ना। एक को कहते हैं बुर्जियस और दूसरा ने प्रोलेटरेट, यानी बुजुर्गा वर्ग और क्या होता है, सरफारा वर्ग। प्रोलेटरेट को कहते हैं सरफारा वर्ग और बुर्जियस को कहते हैं बुजुर्गा वर्ग। मतलब हर एक समाज में, हर एक एरा में उन्होंने दो वर्ग की बात की। एक वर्ग जो शासन करता है और दूसरा वर्ग जो शासित होता है। मतलब दोनों के बीच हमेशा क्या होता है, संघर्ष चलता रहता है। जब संघर्ष चलता है और संघर्ष चलने के बाद जब दोनों में संघर्ष समाप्त हो जाता है तो दूसरा युग स्टार्ट हो जाता है ना। जीत जाता है तो दूसरा युग स्टार्ट हो जाता है। फिर संघर्ष चलता है, फिर तीसरा युग स्टार्ट हो जाता है। फिर संघर्ष चलता है, चौथा युग स्टार्ट हो जाता है। फिर संघर्ष चलता है, पांचवा। कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ये जो सोसाइटी डेवलप, ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो बात करते हैं कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं कि 5 युग में जो इसका डेवलपमेंट है वो 5 युगों में होता है ना। तो अलग अलग उन्होंने बात की है, उसको हम हर एक पॉइंट से आपको बताएंगे तो आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे, है ना। तो लेकिन वर्ग दो ही होते हैं हर एक सोसाइटी में। केवल मार्क्स ने जो हमारा पहला ओरिएंटल कम्युनिज्म, प्राचीन साम्यवादी युग जिसे हम कहते हैं, प्राचीन साम्यवादी युग जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या है, आदिम साम्यवादी या प्राचीन, मेन इसका जो टर्म्स है वो आदिम साम्यवादी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात होती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ओरिएंटल कम्युनिज्म। इसमें कोई वर्ग नहीं था, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। इसमें कोई, सब लोग समूह में रहते थे, सुरक्षा की भावना की दृष्टि से, और चूंकि कम लोग थे, लिटरेसी नहीं थी, वी फीलिंग थी इन लोगों के अंदर, है ना। तो ये लोग क्या थे, समूह में रहते थे, कोई वर्ग नहीं था इसमें, क्लासलेस था पहले में, है ना। बाद में फिर दूसरे में क्या कहते हैं, एज ऑफ सिल्वरी में कहते हैं दो वर्ग आ गए, सिल्वरी और ऑनर, यानी दास और मालिक की बात होने लगी। एज ऑफ सिल्वरी, दास और मालिक में इसमें क्या था, इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया कि कुछ लैंड पे, जो कुछ लैंड पे किसी का आधिपत्य हो गया और वो अधिकार, उस लैंड पे अधिकारी हो गया, अधिकार कर लिया, और अपने जिनके पास पैसे नहीं थे वो क्या हो गए, सिल्वरी हो गए, है ना। और जिसके पास पावर थी वो ऑनर हो गया, यानी सिल्वरी जो उस भूमि पे क्या करने लगे, खेती करने लगे, है ना। खेती कौन कौन आने लगा, ऑनर करवाने लगा, है ना, थोड़ी सी भूमि पे। फिर आगे सोसाइटी उत्पाद, फिर सोसाइटी आगे बढ़ी, फ्यूडलिज्म, सामंती युग आ गया। सामंती युग में क्या हो गया, फ्यूडलिज्म में क्या हो गया, फ्यूडलिज्म में हो गया कि जमींदार और फार्मर, जमींदार को कहते हैं स्क्वायरर, जमींदार और फार्मर। ये जमींदार क्या होते थे, पूरे लैंड के मालिक होते थे। उसमें छोटे लैंड की बात की गई है एज ऑफ सिल्वरी में, इसमें जमींदार बड़े बड़े लैंडों के मालिक होते थे, और जो फार्मर होते थे उसके अंदर वो क्या करते थे, खेती करते थे, है ना। और खेती करने के बाद बटाई के द्वारा वो अपने ले लेते थे और सामंत को दे देते थे, फिर वो किंग को दे देता था। तो ये तीसरा युग इसका आ गया, फ्यूडलिज्म, सामंती युग। अब इसके बाद कार्ल मार्क्स फिर सोसाइटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं कि फिर आगे सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, समाज का विकास कैसे हुआ। फ्यूडलिज्म के बाद वो आता है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म आता है, साम्य कैपिटलिज्म, पूंजीवादी युग आता है। इसमें क्या होता है, पूंजीवादी युग में कैपिटलिस्ट होते हैं और लेबर होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इंग्लैंड में पूंजीवाद का विकास हुआ और वर्तमान विश्व में पूंजीवादी युग के दौर से चल रहा है ना।
तो क्या है इसमें, पूंजीवादी बड़ी बड़ी मशीनियों के द्वारा, जो मशीन होते थे उस बड़ी बड़े इंडस्ट्री के द्वारा किसी भी चीज का प्रोडक्शन होने लगा। और प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटलिस्ट की बात होने लगी। इसी को आधार मानते हुए कार्ल मार्क्स ने आगे की युग की बात की है। थोड़ा सा मैं बेटा आपको समझा दूं इसमें क्या है। उन्होंने कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी युग है, यानी जो बुजुर्गा बुर्जीस है, जो बुजुर्गा वर्ग है, वो लेबर यानी सर्वहारा वर्ग पे क्या करता है, शासन करता है। और शासन करता है और अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करवाता है और लाभ उसको कम देता है जो लेबर होता है। और लाभ हमेशा कम देने के कारण जो लेबर होता है हमेशा दरिद्र ही रहता है ना। बाद में हम जब क्लास स्ट्रगल पढ़ाएंगे तो इसको हम बहुत विस्तृत व्याख्या इसकी करेंगे। प्रेजेंट टाइम में आप इतना जान लीजिए, कैपिटलिस्ट क्लास में क्या होता है, एक बुजुर्गा वर्ग होता है, एक सर्वहारा वर्ग होता है। बुजुर्गा उसे कहते हैं जिसके पास पूंजी होती है, सर्वहारा उसे कहते हैं जिसके पास पूंजीविहीन होता है। पूंजी जिसके पास होती है वो इंडस्ट्री लगाता है, और जो लेबर क्लास है उस इंडस्ट्री में क्या करता है, सर्विस करता है। ठीक है, इसके बीच इनके बीच संघर्ष होता है, फिर आगे के क्लास आता है, यानी सोसाइटी का विकास आगे होता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म। इसमें कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। कहते हैं कि एक ऐसा युग आएगा जिसमें, वर्तमान में वैसे युग नहीं आया है, वो कहते हैं कि ऐसा युग आएगा जिसमें क्लासलेस, वर्ग विहीन, राज्य विहीन, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, है ना। उसको कहते हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ठीक है बेटा, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होगी, जिसको जितनी जरूरत होगी वो अपने अकॉर्डिंग उत्पादन करेगा और उसे प्राप्त हो जाएगा। एक कपोल कल्पना ही रही है कार्ल मार्क्स की, अभी तक ऐसा नहीं आया है, लेकिन ऐसी सोसाइटी की उन्होंने कल्पना की थी। तो कहने का मतलब मेरे ये था कि मोड ऑफ प्रोडक्शन हर एक सोसाइटी में अलग अलग है। मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है निर्धारित होता है कैसे, उत्पादन की शक्तियों, उत्पादन के संबंधों से। उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ पावर से, यानी मोड ऑफ जो उत्पादन की शक्तियां हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पावर हैं, प्रोडक्शन ऑफ रिलेशन है, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी सोसाइटी के। यानी अधिसंरचना होती है, अधिसंरचना ही सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करती है, अधोसंरचना को निर्धारित करती है। उसी के दौरान वो सोसाइटी बनती है, उसकी रिलीजन के होती है, उसकी परंपरा कैसी, उसकी वैज्ञानिक स्टेटस कैसा होता है, पॉलिटिकल स्टेटस कैसा होता है उसका। इस प्रकार ये इसको बताने के बाद कार्ल मार्क्स ने की है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे बेटा। तो थैंक यू वॉचिंग वीडियो माई।